4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए हुए चुनाव, कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव और उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव एवं कर्नाटक के नगरीय चुनाव का विश्लेषण करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वस्तुतः ये सभी चुनाव अत्यंत खतरनाक परिस्थिति में हुए। जब कोविड की दूसरी लहर आसन्न थी और यह लहर बहुत तेजी से अपने पांव पसार रही थी, उस दौर में इन चुनावों का संपन्न कराना सरकारों और चुनाव आयोग की विवेक शून्यता का परिचय देता है, असंवेदनशीलता का परिचय देता है। बहरहाल चुनाव भी हो गए, परिणाम भी आ गया। अब परिणामों का विश्लेषण पश्चिम बंगाल के चुनाव में का विश्लेषण प्रो बीजेपी एंड एंटी बीजेपी के लोग अपने अपने ढंग से करें। किसी भी चुनाव का विश्लेषण, चुनाव परिणाम का विश्लेषण करने के 2 आधार हो सकते हैं। एक तो जीत हार और दूसरा किसने इन चुनावों में किस सीमा तक संकीर्णता का परिचय दिया या व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। जहां तक बंगाल की चुनाव की बात है, देश का एक एक नागरिक जानता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके ममता बनर्जी को मुसलमानों की पार्टी सिद्ध करके कांग्रेस और वामपंथियों को मुस्लिम प्रो मुस्लिम सिद्ध करके 70% हिंदू वोटों को आकर्षित करके बंगाल में अपना झंडा गाड़ना चाहता। निहायत संकीर्ण सोच थी, निहायत कमीनापन था। इससे निपटने के लिए कांग्रेस और वाम दलों ने समझौता किया, गैर सैद्धांतिक समझौता था। केरल में एक दूसरे के विपरीत लड़ रहे हो, वहां समझौता कर रहे हो, यह उनकी संकीर्णता थी। लेकिन कांग्रेस का सरेंडर कर जाना कि धर्मनिरपेक्ष मत का विभाजन न हो, अपनी कुछ सीटों का, हाँ यह बात दूसरी है कि कांग्रेस जानती थी कि वह सरकार नहीं बना सकती, लेकिन कुछ सीटें पा सकती थी, अपने चुनाव अभियान को ढीला कर देना और धर्मनिरपेक्ष वोटों का एकीकरण होने का मौका देना, इसके लिए कांग्रेस धन्यवाद की पात्र है। ममता बनर्जी ने सोचा इससे भी काम नहीं चलेगा,
तो उन्होंने संकीर्णता का जवाब संकीर्णता से दिया। मुस्लिम दलित वोटों का एकीकरण करने की कोशिश की, साथ साथ उन्होंने क्षेत्रवाद भी का भी नारा दिया। अब अगर चुनाव परिणाम देखिए तो ममता बनर्जी नंबर 1 पर हैं, भाजपा नंबर 2 पर है, कांग्रेस वामपंथ फिसड्डी है। मूल्यांकन ये होता है कि भाजपा प्लस में है, ममता बनर्जी ने भी प्लस में है, ममता बनर्जी ने भाजपा को धूल चटा दी, और कांग्रेस और वामपंथी दल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। लेकिन यदि सोच की दृष्टि से देखा जाए तो मूल्यांकन उल्टा होगा। भाजपा का निकम्मापन ममता बनर्जी का निकम्मेपन से जवाब, ये दो निकृष्टतम बिंदु है। थोड़ा कम निकृष्टतम बिंदु है कांग्रेस वामपंथियों का गैर सैद्धांतिक समझौता, और उससे भी कम निकृष्टतम बिंदु है, निकृष्टतम क्या अच्छा बिंदु है, कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी राष्ट्रीय सोच के वोटों के विभाजन को रोकने की नीति और स्वयं राजनीतिक लाभ से वंचित कर देना। तो मेरे मूल्यांकन का आधार अगर जीत हार है तो तृणमूल, बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथ। लेकिन यदि राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय सोच की बात है तो सबसे ऊपर कांग्रेस, फिर वामपंथ, फिर तृणमूल और फिर बीजेपी। उल्टा है। और हम दूसरे मूल्यांकन को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह दूरगामी होता है। इसी से देश की साख और देश का विकास होता है। हम एक नहीं अनेक चुनाव हार जाएं, लेकिन हमारा देश संकुचित धारा में न बहने पावे, एक प्रगतिशील विचारधारा, एक वैज्ञानिक सोच बनी रहे, इसलिए राजनीतिक आहूत देने में कोई बुराई नहीं। हाँ, इसका खामियाजा असम में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। वो उसकी राजनीतिक भूल है, राजनीतिक रणनीति की भूल है कि अधिक मत पाने के बावजूद भी हार जाना। वो बीजेपी की चुनावी शैली की विजय है। केरल के चुनाव को हम जरा अपेक्षाकृत अच्छा देखते हैं, लेकिन वहां भी वामपंथियों से बंगाल में समझौता कर लेना, केरल की वामपंथी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं बना, उनकी रणनीतिक भूल थी। तमिलनाडु का चुनाव, जयललिता की मृत्यु के बाद जो भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे वो हमेशा किसी रूप में उनकी पहचान अपनी नहीं बना पाए। स्टालिन जो नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनकी भी पहचान अभी बनना बाकी है। इसलिए इसको केवल कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी, और जो परिवर्तन 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था उसका लाभ उनको मिला और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला, एआईडीएमके बीजेपी गठबंधन को हार गई। पुडुचेरी में 3 महीने पहले से ही रणनीतिक मैदान बीजेपी ने तैयार कर लिया था। सरकार बर्खास्त हो चुकी थी और उसके गठबंधन को कर्नाटक के
निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत, भारी जीत, और बीजेपी तथा जनता दल यस की हार एक अलग इशारा दे रही है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणाम अभी पूरी तरह से आ रहे हैं। ये चुनाव, पंचायत के चुनाव, सामान्यतया लोग अपने बल पर जीतते हैं। ज़्यादातर लोग अपने को सत्तारूढ़ पार्टी से अटैच कर लेते हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ ज़्यादा मिलता है, या नंबर 2 की पार्टी से अटैच कर लेते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही वो भी बदल जाते हैं। इसलिए इसका कोई सैद्धांतिक विश्लेषण नहीं संभव। उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट्री चुनाव में केवल 1 सीट मिली, 4 में कांग्रेस को 1 मिली, 2 स्थानीय को मिली, और असेंबली के चुनाव में कोई स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया जा सकता। संभवतः ये स्थानीय कैंडिडेटों पर आधारित चुनाव हुए होंगे और सभी को कुछ न कुछ मिला। इस पूरे विश्लेषण को हम पूरे देश की जनता से आग्रह करेंगे कि किसी भी चुनाव परिणाम का विश्लेषण करने का आधार जीत हार में करने के साथ साथ आप उस रूप में भी करिए कि किस दल ने क्या मुद्दे उठाए और किस दल ने चुनाव कैंपेनिंग में व्यापकता का परिचय दिया और किसने संकीर्णता का परिचय दिया। और इस आधार पर यदि हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो आने वाले समय में राजनीतिक दलों को सीख मिलेगी कि वे संकीर्ण प्रवृत्तियों से दूर हों और संकीर्ण प्रवृत्तियों से दूर हटकर चुनाव संचालन करें।